फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी बिजनेस कंसर्न अलग अलग तरह की होती है ना। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस तीन तरह के होते हैं। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका जो बेसिकली काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड करना यानी कि वो लोग किसी प्रोडक्ट में डील नहीं करते, वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब जैसे कि कोई बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सभी क्या है? ये सभी है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव होता है, जिनका बेसिकली जो जॉब होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। यानी कि ये लोग किसी प्रोडक्ट में डील नहीं करते, यानी कि किसी प्रोडक्ट का सेल और परचेज नहीं करते ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। किसी प्रोडक्ट में डील करने का मतलब यानी कि किसी प्रोडक्ट का सेल और परचेज, यानी कि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को एक प्रॉफिट मार्जिन प्लस करके ये लोग क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं क्या? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और ये लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको एज इट इज क्या करते हैं? ये लोग मार्केट में बेच देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारी क्या होती है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि कोई भी आप कह सकते हो रिटेलर हो गया, कोई भी शोरूम्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को एज इट इज जो अपने कस्टमर्स होते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और फिर उस प्रोडक्ट को वो लोग क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चीज परचेज करती हैं उसको वो एज इट इज नहीं बेचती हैं, वो क्या करती हैं? उस प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसको फिर वो लोग मार्केट में बेचते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं क्या? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? ये बेसिकली जो परचेज करते हैं उसे हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं और फिर उससे वो लोग क्या करते हैं? उसे प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके फिर वो एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को ये लोग फिर क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नेचर वाइज। पहली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम होता है क्या? सर्विसेज प्रोवाइड करना। दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम होता है क्या? कि किसी प्रोडक्ट में डील करना। किसी प्रोडक्ट में डील करने का मतलब उस प्रोडक्ट को वो लोग खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को फिर वो एज इट इज मार्केट में बेच देते हैं बिना उसमें कुछ चेंजेस किए। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ये भी एक तरह से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग किसी चीज को मतलब कोई भी चीज परचेज करते हैं और जो चीज वो परचेज करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? रॉ मटेरियल। और फिर उससे वो एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उस नया प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद यानी कि उसको प्रोसेस करने के बाद, उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर वो अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं, यानी कि जो भी पैसा बिजनेस में लगता है उसके हिसाब से हमारे जो बिजनेस होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। उसी के फिर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, है ना। जैसे कि पहला सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म। तीसरा कंपनी। यही 3 होते हैं बेसिकली, और इन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गया, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, अलग अलग तरह के फॉर्म्स इन्हीं में से निकल के आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही प्रोप्राइटर होता है, यानी कि उसका एक ही ओनर होता है, यानी कि वही एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। अंडरस्टूड है, पैसा खुद ही वो इन्वेस्ट कर रहा है तो सारा का सारा रिस्क उसका है, तो अंडरस्टूड है कि सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का होगा, है ना। दूसरी फर्म है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अंडरस्टूड है कि अलग अलग लोग पैसा लगा रहे हैं, यानी कि इसमें 1 से ज्यादा मालिक होंगे, 1 से ज्यादा ओनर होंगे, और अंडरस्टूड है कि सारा का सारा रिस्क किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो रिस्क जो है उनका आपस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अंडरस्टूड है रिस्क कम है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सारा का सारा उसी एक इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात करते हैं कंपनी की। कंपनी बिजनेस का एक फॉर्म है जिसमें सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट जो होता है, वो सारा का सारा पैसा जो है वो पब्लिक से लिया आता है, और जो पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट करती है उनको हम क्या बोल देते हैं, शेयर होल्डर, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो इस कंपनी यानी कि इस तरह के बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो सारा का सारा पैसा शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसलिए जो भी उसके जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, शेयर। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मोटिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मोटिव के हिसाब से, बिजनेस के मोटिव के हिसाब से 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, second not for profit organizations। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जिस बिजनेस का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव बेसिकली प्रॉफिट कमाना होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो भी डील करती हैं किसी प्रोडक्ट में या कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। बात करते हैं अब प्रॉफिट कमाना है तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या है, ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये लोग बेसिकली सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये लोग जो काम करते हैं फॉर सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये लोग बेसिकली सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, कोई भी चैरिटेबल स्कूल हो गया, जितने भी एनजीओज होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनका मोटिव क्या है, इनका मोटिव है बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये लोग किसी प्रॉफिट को कमाने के लिए यानी कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ये लोग बिजनेस नहीं करते हैं, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है।
तो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका जो बिजनेस होता है वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, यानी कि वो लोग किसी प्रोडक्ट में डील नहीं करते, वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई भी बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई भी स्कूल हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब क्या है, ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका जो जॉब होता है वो बेसिकली किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को एज इट इज मार्केट में बेच देते हैं। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी सेल और परचेज करते हैं, यानी कि किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन ये लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको वो एज इट इज मार्केट में नहीं बेचते। वो लोग क्या करते हैं, उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। यानी कि ये लोग जो परचेज करते हैं उसे हम बोल देते हैं रॉ मटेरियल, और फिर उससे जो एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसे हम बोल देते हैं फाइनल प्रोडक्ट, और फिर वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, जो भी पैसा बिजनेस में लगता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बिजनेस भी 3 तरह के होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है, यानी कि सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करता है एक ही ओनर। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कंपनी बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो पब्लिक, यानी कि हम पब्लिक से पैसा वो इकट्ठा करते हैं, और जो पब्लिक पैसा इसमें इन्वेस्ट करती है वो शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करती है, और जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम शेयर कैपिटल बोल देते हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोल देते हैं क्या, शेयर होल्डर्स। मोटिव बिजनेस के मोटिव के हिसाब से अगर बात करें तो 2 तरह का बिजनेस होता है। एक वो बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, ऐसे बिजनेस को हम बोल देते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ऐसे बिजनेस को हम बोल देते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस कोई भी बिजनेस करता है तो उसको ये जानना जरूर चाहेगा कि उसके बिजनेस को कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, और उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जिसके लिए ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, है ना। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, अगर हम बात करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो प्रॉफिट कमाना जिनका मोटिव होता है वो लोग अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो तैयार करते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और अगर कंपनी है तो वो बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम बनाते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स। और हम अभी करने जा रहे हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाएं, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for receipts and payment account।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो पता ही है, अभी बताया था मैंने कि जो भी प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है वो बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन कंसेप्ट दोनों में सेम होते हैं। कंसेप्ट दोनों में सेम होता है का मतलब कि दोनों में ही हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कंसेप्ट दोनों में सेम ही हो, अंडरस्टूड है कि अगर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, चाहे वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, चाहे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, दोनों में ही हम डालेंगे क्या, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, जितने भी प्रॉफिट गेन्स और इनकम है, चाहे वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, चाहे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इन दैट केस हम इसमें क्या लेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेज, प्रॉफिट, गेन्स एंड इनकम्स, यानी कि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो भी अकाउंटिंग होती है वो ध्यान रखना है कि जो भी अकाउंटिंग होती है वो इसमें एक्रूअल बेसिस पे होती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम, वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम लेंगे, चाहे वो हमने पे किया हो या ना पे किया हो, चाहे वो हमने रिसीव किया हो या रिसीव ना किया हो। एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम का मतलब क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम का मतलब जैसे कि हमने रेंट पे किया, मान लेते हैं मैंने बोला क्या कि हमने रेंट पे किया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए रेंट पे किया और 2,000 रुपए रेंट अभी भी इस साल का बाकी है। 10,000 रुपए रेंट हमने पे किया, 2,000 रुपए रेंट अभी भी इस साल का बाकी है, यानी कि इस साल के एक्चुअल रेंट की अगर हम बात करें तो इस साल का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 12,000। 10,000 रुपए हम पे कर चुके हैं और 2,000 बाकी है, यानी कि 12,000 रुपए रेंट था। यानी कि हम इसमें कितना लेंगे, 12,000 रुपए, यानी कि हमने क्या किया, इसमें इसको 2,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग था इस साल का हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि रेंट हमने पे किया 15,000 रुपए, और जो हमने 15,000 रुपए रेंट पे किया उसमें 3,000 रुपए जो रेंट पे किया वो हमने लास्ट ईयर का है। हमने 15,000 रेंट पे किया, जिसमें 3,000 जो रेंट है वो लास्ट ईयर का रेंट है, यानी कि इस साल के अगर एक्चुअल रेंट की बात करें तो इस साल का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 15 में 3,000, 15,000 में 3,000 पिछले साल का, यानी कि इस साल का एक्चुअल रेंट है कितना, 12,000। हमने क्या किया, इसमें से पिछले साल का यानी कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने इसमें से लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि वो इस साल का रेंट नहीं है, वो लास्ट ईयर का रेंट है, क्योंकि हमें तो इस साल के रेंट से मतलब है, और इस साल का रेंट कितना है, 12,000। इसी तरीके से मैंने बोला क्या कि मैंने 10,000 रुपए रेंट पे किया, 10,000 रुपए रेंट पे किया और 2,000 रुपए मैंने एडवांस दिया, मैंने यानी कि नेक्स्ट ईयर का दे दिया। 10,000 रेंट पे किया हमने, 10,000 रेंट पे किया, जिसमें 2,000 हमने जो रेंट पे किया वो नेक्स्ट ईयर का पे किया, यानी कि अगर हम इस साल के एक्चुअल रेंट की बात करें तो इस साल का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 8,000। हमने क्या किया, उसमें से 2,000 माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि वो इस साल का रेंट नहीं है, वो कब का है, वो नेक्स्ट ईयर का रेंट है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि हमने रेंट पे किया 20,000, हमने रेंट पे किया 20,000 और लास्ट ईयर हमने 5,000 एडवांस दे दिया था रेंट। इस साल हमने रेंट पे किया 20,000 यानी कि 20,000 रुपए, और लास्ट ईयर हमने 5,000 एडवांस दिया था। पक्की बात है पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर अगर हमने 5,000 रुपए एडवांस दिया था तो वो एडवांस कब का होगा, इसी साल का होगा। और इस साल हमने रेंट पे किया कितना, 20,000। इस साल हमने रेंट पे किया 20,000, पिछले साल हम 5,000 रुपए एडवांस दे चुके हैं जो कि इस साल के लिए है, यानी कि इस साल का एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 25,000। क्योंकि पिछले साल जो हमने पे किया था 5,000 एडवांस, वो भी इसी साल का रेंट था, यानी कि इस साल का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 25,000। हम पिछले साल का एडवांस हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि इसमें जितनी भी अकाउंटिंग हो, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, वो एक्रूअल बेसिस पे होगी। एक्रूअल बेसिस का मतलब एक्चुअल एक्सपेंस और एक्चुअल इनकम, वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। और लेना क्या हमें, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस है, जितनी भी इनकम है, जितने भी प्रॉफिट लॉस गेन्स जो होंगे वो हम इसमें लेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या होता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो लेंगे। सबसे पहले जो भी एक्सपेंसेस है, टू एक्सपेंसेस अंदर लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। इसलिए लेस कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। एड एडवांस प्रीवियस ईयर
एडवांस प्रीवियस ईयर इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर एडवांस दिया था वो कब के लिए? इस साल के लिए। लेस एडवांस करंट ईयर, और इस साल जो हमने एडवांस दिया वो कब के लिए दिया है? नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि हम इसमें से लेस कर देंगे। सिंपल सी बात है कि हम इस साल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम होगा उसे हम ऐड करेंगे, और अगर पिछले साल से यानी कि और अगले साल से यानी कि इस साल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस और इनकम नहीं है वो हम इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इसी तरीके से जैसा एक्सपेंसेस लिखे इसी तरीके से हम इनकम लिखेंगे बाय जितने भी इनकम्स होंगे। हम नहीं लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग, क्यों? क्योंकि ये जो इनकम है ये इस साल की इनकम है। लेस करेंगे इसमें से हम लोग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि कब का है ये? लास्ट ईयर का है। ऐड करेंगे हम इसमें एडवांस, कब का? प्रीवियस ईयर, क्यों? क्योंकि जो पिछले साल एडवांस दिया था वो कब के लिए दिया होगा? इस साल के लिए। और लेस करेंगे इसमें से हम लोग एडवांस करंट ईयर, क्योंकि इस साल जो हमने एडवांस दिया वो कब के लिए? नेक्स्ट ईयर। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं यानी कि जिनको हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि जिनको हम यूज करते हैं। कैसे पता लगेगा कि वो चीजें कंज्यूमेबल आइटम्स है? तो सिंपल सी बात है, जिन चीजों का हमें स्टॉक दिया हो, जिसका भी अगर हमें स्टॉक दिया हुआ है यानी कि बचा हुआ है ना, बचा हुआ यानी कि स्टॉक यानी कि ओपनिंग या क्लोजिंग, तो सिंपल सी बात है वो हमारा पक्की बात है वो क्या होगा? कंज्यूमेबल आइटम्स। और वो हमारा अगर कंज्यूमेबल आइटम्स है तो कंज्यूमेबल आइटम्स के केस में क्या होगा? कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि मैंने बोला क्या कि उनका स्टॉक बचा होगा, तो सिंपल सी बात है हमें इसमें लेना होगा कि हमने इस साल कितना यूज कर लिया, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक यानी कि इस साल के शुरू में जो हमारे पास स्टॉक है वो हम कब यूज करेंगे? इस साल, तो हम उसे ऐड करेंगे। और इस साल का बचा हुआ स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हम कब यूज करेंगे? नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल, उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। यानी कि ओपनिंग स्टॉक हम इसमें ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें लेस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस है तो मैंने बता दिया कि आउटस्टैंडिंग एडवांस का क्या करना है ना। क्यों? क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स के केस में भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि क्रेडिटर्स दिए हो तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम परचेज करते हैं, जिनसे हम उधार खरीदते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिनसे हम उधार खरीदते हैं तो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स को हम ऐसे भी ले सकते हैं आउटस्टैंडिंग की तरह। क्रेडिटर्स को हम आउटस्टैंडिंग की तरह भी ले सकते हैं। आउटस्टैंडिंग में जैसे मैंने बताया, क्रेडिटर्स कौन होता है? जिनसे हमने उधार खरीदा तो मतलब पैसे बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी यही होता है, का मतलब बाकी है, अभी हमने दिए नहीं है। तो दोनों के एडजस्टमेंट सेम ही है ना। यानी कि क्रेडिटर्स जो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स हम लेस करेंगे, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमने लेस किया। क्योंकि वैसे देखो तो हम बोल देंगे क्या कि क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर के वो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने परचेज कब किया था? लास्ट ईयर, तो हम लेस करेंगे। और क्रेडिटर्स करंट ईयर के क्रेडिटर्स जैसे कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हम ऐड करते हैं, इसी तरीके से क्रेडिटर्स करंट ईयर हम ऐड करेंगे। और हम ऐड करेंगे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्रेडिटर्स करंट ईयर के हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हमने इस साल ही परचेज किया। और अगर एडवांस है तो एडवांस में तो वही हिसाब है, क्या? एडवांस प्रीवियस ईयर वाला ऐड करेंगे, क्योंकि वो एडवांस जो दिया है वो हमने इस साल के लिए, और जो इस साल का एडवांस है यानी एडवांस करंट ईयर जो कि है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो हम इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे, है ना। बात करते हैं वही टू कंज्यूमेबल आइटम्स। बेसिकली हमें क्या लेना होता है? जितना हमने यूज कर लिया। ऐड करेंगे इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक यानी कि कब का? प्रीवियस ईयर का। लेस करेंगे इसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कब का? करंट ईयर का।
ऐड करेंगे हम लोग इसमें क्रेडिटर्स, जैसे कि मैंने बोला था क्रेडिटर्स बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो, बात एक ही है का और एक ही है। और लेस करेंगे हम लोग क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर। इसके अलावा हम इसमें लेते हैं क्या, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज नहीं दी हुई है, कई बार क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है तो उस केस में ओपनिंग क्लोजिंग अगर वैल्यू दी हुई है तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू अगर किसी ऐसी एसेट की दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू अगर किसी ऐसी एसेट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है जिस पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन, यानी कि वो डेप्रिसिएबल एसेट है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके, ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके हम ये पता लगाएंगे कि हम डेप्रिसिएशन कितना है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि ओपनिंग में हमारे पास, मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्नीचर। ओपनिंग में हमारे पास फर्नीचर है 10,000 और क्लोजिंग में फर्नीचर हमें दिया हुआ है कि क्लोजिंग में फर्नीचर है क्या, 8,000। 10,000 रुपए ओपनिंग में फर्नीचर है, क्लोजिंग में 8,000 रुपए फर्नीचर है। डिफरेंस है तो डिफरेंस यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा। डिफरेंस इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट, ₹2,000। दिस इज व्हाट, डेप्रिसिएशन। ये क्या है, डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि ओपनिंग में फर्नीचर है हमारे पास 10,000। क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने परचेज किया तो अंडरस्टूड प्लस होगा। हमने परचेज किया, मान लेते हैं 5,000 का फर्नीचर, और क्लोजिंग में हमें फर्नीचर बता रहा है कि क्लोजिंग में जो फर्नीचर है वो हमारे पास है 12,000। भाई जब ओपनिंग में यानी कि साल के शुरू में हमारे पास फर्नीचर था 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का फर्नीचर हमने और खरीदा, कितना हो गया, 15,000। जबकि ये क्लोजिंग में फर्नीचर बता रहा है कितना, 12,000। क्लोजिंग में 15,000 होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग में 12,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ₹3,000, दिस इज व्हाट, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग। जो काम मैं यहां कर रहा हूं वही चीज मैंने यहां लिखी है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके अलावा किसी एसेट और किसी लायबिलिटी, किसी एसेट का सेल और परचेज नहीं लेते, लेकिन अगर सेल करने से हमें लॉस हुआ तो वो हम इसमें लेंगे, और वही अगर प्रॉफिट हुआ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हम इसमें लेंगे। इसके बाद इसे हम बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसे बंद करेंगे, बंद करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी टू सरप्लस। सरप्लस बेसिकली क्या है, ये प्रॉफिट है। दिस इज बैलेंसिंग। और अगर साइड बैलेंसिंग फिगर आता है तो दैट विल बी बाय डेफिसिट, जो कि हम एक तरह से लॉस भी कह सकते हैं। दिस इज बैलेंसिंग। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर। अब ये तो मैंने इसमें बता ही दिया कि हम इसमें लेते क्या क्या, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, जितने भी इनकम, प्रॉफिट और गेन्स होते हैं, ये हम लोग इसमें लेते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हम इसमें नहीं, वो आइटम्स जो हम इसमें नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेंस या इनकम नहीं है, वो पक्की बात है, वो या तो एसेट है या वो लायबिलिटी। तो हम वो इसमें नहीं लेंगे। अंडरस्टूड है। फिर वो हम कहाँ लेंगे, बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी किसमें ली जाती है, बैलेंस शीट। तो आइटम्स which are not to taken
इनकम एंड एक्सपेंडिचर फर्स्ट, any receipt related to fund, किसी भी फंड से रिलेटेड कोई भी अगर रिसीट है, किसी भी फंड से रिलेटेड कोई भी रिसीट है, बेसिकली फंड क्या होता है? फंड होता है वो अमाउंट जो कि हमें किसी पर्पस के लिए मिला, किसी पर्पस के लिए यानी किसी काम के लिए मिला है, जैसे कि बिल्डिंग फंड यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए वो पैसा मिला है, टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा मिला है, मैच फंड मैच कराने के लिए पैसा मिला है। तो अंडरस्टूड है कि ये किसी पर्पस के लिए पैसा मिला है का मतलब ये हमें उस पर्पस पे वो अमाउंट हमें खर्च करना होगा। तो अंडरस्टूड है कि ये हमारी फिर एक तरह से क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी होगी तो अंडरस्टूड है कि ये फंड हम इसमें नहीं लेंगे। एनी रिसीट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, वही वाली बात जो अभी मैंने फंड में बताई, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर पैसा मिला है, फंड नहीं लिखा होगा उसके साथ, लेकिन ये लिखा होगा किसी पर्पस के लिए पैसा मिला है, किसी पर्पस के लिए पैसा मिला है, तो किसी पर्पस के लिए पैसा मिला है तो अंडरस्टूड है कि वो भी बेसिकली है क्या? वो भी क्या है? फंड। और फंड है तो हम इसमें ले लेंगे, जैसे कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यानी कि जो डोनेशन मिला वो किस लिए? टूर्नामेंट के लिए मिला है, तो अंडरस्टूड है कि वो पैसा हमें टूर्नामेंट पे खर्च करना होगा, तो हम वो इसमें ले लेंगे, वो भी हमारा फंड है ना। इसी तरीके से रिसीट फॉर टूर्नामेंट, तो रिसीट फॉर टूर्नामेंट का मतलब भी यही हुआ। तो किसी पर्पस के लिए अगर पैसा मिला है तो वो हम इसमें नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो भी बेसिकली क्या है? फंड। तीसरा, एनी एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू फंड, किसी फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम हम इसमें नहीं लेंगे, कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम हम इसमें नहीं लेंगे अगर वो किससे रिलेटेड है? फंड से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि दिस विल बी एडजस्टेड इनटू फंड, यानी कि ये अमाउंट किसमें एडजस्ट होगा? फंड से रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? फंड से रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब हुआ कि जैसे कि टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड फॉर द पर्पस ऑफ टूर्नामेंट, और हमने उस टूर्नामेंट पे फिर उसको खर्च किया, तो अंडरस्टूड है कि वो एक्सपेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे और वो हम किस में एडजस्ट करेंगे? फंड में एडजस्ट करेंगे। और इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनकम की बात करने का मतलब क्या कि जैसे कि कोई फंड का पैसा है हमारे पास, अभी वो फंड का अमाउंट जो अभी खर्च नहीं हो रहा, तो वो अमाउंट हम क्या करते हैं? कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी करा देते हैं हम लोग, या किसी शेयर्स वगैरह में पैसा, सिक्योरिटीज वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अंडरस्टूड है उसको हमें इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी द इनकम रिलेटेड टू फंड, और वो फंड में हम क्या करेंगे? फिर ऐड करेंगे, यानी कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। एनी रिसीट which is to be कैपिटलाइज्ड, कोई भी रिसीट अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कैपिटलाइज करने के लिए का मतलब उसे कैपिटल बनाना है, और कैपिटल बनाना तो अंडरस्टूड है वो किसमें जाएगा? बैलेंस शीट में। अगर किसी भी रिसीट को अगर वो कहता है कैपिटलाइज करने के लिए, तो ऐसे केस में भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनी receipt for life membership fees, any receipt for life membership fees, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए अमाउंट मिला है हमें तो वो भी हम इसमें नहीं लेंगे। एनी सेल और परचेज ऑफ एसेट, किसी भी एसेट का हम सेल और परचेज नहीं लेंगे, लेकिन वही अगर सेल करने से हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हो रहा है तो वो हम इसमें लेंगे।
अगर सेल करने से हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो रहा है तो हम इसमें लेंगे। एनी borrowed amount and payment of borrowed amount, payment of borrowed amount, यानी कि कोई भी हमने जो उधार लिया या जो भी उधार था उसकी हमने पेमेंट की, वो भी हम नहीं लेंगे, जैसे कि कोई भी लोन वगैरह है। तो ये आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे।